हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो NIS समरी जो हमारी हम DSSB PRT के लिए या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले मैंने 501, 506 एंड 502 कोर्स कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग 507 कोर्स करते हैं। इस कोर्स में टोटल 12 यूनिट है, तो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड कॉमेंट कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप कॉमेंट करते हैं तो वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ती है और ये ज़्यादातर लोगों के पास शेयर होगी, जो भी इसको सर्च करेंगे तो उन तक ये पहुंचेगी वीडियो और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट वन ये जो ब्लॉक है ये काफ़ी आपको लगेगा यार ये सब तो हमको पता है, लेकिन ये ऐसे ही ऑप्शन आ जाते हैं और फिर गड़बड़ हो जाता है। तो फैक्ट वाले जो क्वेश्चन है उन पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन वाइज मैं इस चैप्टर को बना सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है। तो निश्चित क्षेत्र, देखिए यहाँ मैंने माइंड मैप के थ्रू ऐसे शॉर्टकट में समझा दिया है कि एक निश्चित क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं, ये जो डॉट डॉट हैं कुछ लोग हैं जो समान संस्कृति को साझा करते हैं, मतलब उनकी सेम कल्चर हो सकता है, सेम अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है। यह गांव, शहर, जनजाति या राष्ट्र का नाम है। मतलब ये किसी विलेज का भी हो सकता है, शहर का भी हो सकता है, जनजाति कोई ट्राइब भी हो सकता है, कोई नेशन भी हो सकता है। तो ये पूरे कम्युनिटी को दिखाता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, समाज और समुदाय में क्या डिफरेंस है। समाज क्या होता है, समाज संबंधों का जाल होता है। मतलब समाज को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक नेटवर्क है जिसमें जो मानवीय व्यवहार होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, उनके बीच में पारस्परिक क्रिया होती है, सामाजिक क्रिया होती है। दो चीज़ें हैं, सोसाइटी को दो तरीक़ों से आप अनुकरण कर सकते हो, एक सामाजिक क्रिया, एक होता है पारस्परिक क्रिया। इन दोनों को हम समझते हैं। समाज क्या होता है, यहाँ डेफिनेशन दे रखी है। समाज एक अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप छू नहीं सकते हो, विस्तृत और समान संकल्पना है, मतलब एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। जबकि समुदाय क्या होता है, समुदाय समाज का ही एक संगठक है। यानी कि अगर ये समाज है, यानी कि सोसाइटी है, तो उसके अंदर ही कम्युनिटी आती है, ये उसी का ही एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्लियर हुआ इसका। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आ सकता है कि सोसाइटी कौन से भाषा का शब्द है या किससे बना हुआ है, तो लैटिन भाषा के सोसाइटस से मिलके बना हुआ है। सोसाइटस का अर्थ होता है दोस्त और बंधु, ठीक है। ये दोस्त और बंधु ही तो होते हैं सोसाइटी में, जो आप के जो सामाजिक क्रिया, पारस्परिक क्रिया करते हैं, म्यूचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं मैकाइवर एंड पेज। ये क्या थे, ये एक अमेरिका के समाजशास्त्री थे, मैकाइवर एंड पेज। इन्होंने डेफिनेशन दी थी समाज के बारे में कि सिस्टम ऑफ यूसेज एंड प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी। इसी को मैंने हिंदी में लिखा है कि मानवीय व्यवहार, जो ह्यूमन बिहेवियर है, या ग्रुप ऑफ जो ह्यूमन बिहेवियर है, या अथॉरिटी जो सत्ता के लोग हैं, उनके प्रक्रियाओं की जो सिस्टम होता है, उनका पूरा जो प्रोसीजर का सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं सोसाइटी, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूसेज एंड प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के प्रोसीजर का जो प्रणाली है उसको हम बोलते हैं सोसाइटी। ये भी एक अमेरिका के समाजशास्त्री थे, टॉलकॉट पार्सन्स। इन्होंने कहा समाज क्या है, सामाजिक प्रणाली एंड मानवीय व्यवहार को पारस्परिक क्रिया बोला इन्होंने। हाँ, तो टॉलकॉट पार्सन्स ने समाज के लिए क्या शब्द यूज़ किया है, सामाजिक प्रणाली, यानी कि सोशल सिस्टम शब्द का यूज़ किया है। और मानवीय व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर के लिए इन्होंने पारस्परिक क्रिया शब्द का यूज़ किया है। किसने, टॉलकॉट ने, याद रखिएगा। अब हम जानते हैं कि परिवार, देखिए परिवार क्या होता है, एक मौलिक इकाई है। अगर पूछा जाए परिवार क्या है, तो परिवार इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। याद रखिएगा, ये बेसिक यूनिट है सोसाइटी की, या सेंटर में परिवार रहता है सोसाइटी के। अब यहाँ पे कुछ रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। कौन कौन से हैं, प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। हम लोग तो सिर्फ रिश्तेदार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आप घर पे किसी को बुलाएंगे तो ऐसे ही बुलाएंगे, ये टर्सरी वाला है। खैर, प्राथमिक रिश्तेदार क्या होते हैं, प्राथमिक रिश्तेदार इनकी प्राइमरी जो रिलेटिव होते हैं, उनमें आपके एकदम क्लोज वंस आ जाते हैं, जिसमें माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन, ये हो गए। द्वितीय यानी कि सेकेंडरी रिश्तेदार में चाचा चाची, भतीजा भतीजी आ जाते हैं, तो जो हैं परिवार के, लेकिन थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस में है। और
थर्ड है तृतीयक वाले, जिनसे बहुत करीबी रिश्ता नहीं होता है, तो खून वाला रिश्ता नहीं होता, तो तृतीयक रिश्तेदार हो जाते हैं, दोस्त और पड़ोसी रिश्तेदार, ठीक रिश्ते। तो ये आपके 3 टाइप के रिलेटिव्स होते हैं। अब हम जानते हैं रोल का। ये रोल काफ़ी अच्छा लगा इस जगह मुझे, मैंने जो इसका आर्टिकल पूरा पढ़ा था कि भूमिका क्या होती है। एक व्यक्तियों की क्रियाओं का समुच्चय होता है, मतलब ये रोल इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ पर्सन। एक जो पर्सन डिफरेंट तरीके की क्रियाएं करता है अपने जीवन में, उस पूरे का सेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बात करूँ, एक टीचर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्कूल में जाएगा, तो स्कूल में उसकी क्रियाएं क्या होंगी, बच्चों को पढ़ाना, कोर्स टाइम से कंप्लीट करना, टाइम से स्कूल जाना, ये सारी उसकी क्रियाएं हो गई। लेकिन सेम टाइम पे वो एक मदर भी है, तो घर में वो उसकी रोल क्या होगी, एज अ मदर होगा। तो इस तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो रोल होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, स्थिति के अकॉर्डिंग, स्थिति से जुड़ा होता है। प्रत्येक भूमिका सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती है, सोशल जो सिचुएशन है उससे जुड़ी होती है। अब ये जो दोनों चीज़ हैं, मतलब भूमिका और सोशल सिचुएशन, ये दोनों कौन तय करता है, कौन करेगा? ये दोनों मानदंडों और मूल्यों से संचालित होती हैं। दोनों चीज़ें किससे होती हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज से इनको किया जाता है। कुछ वैल्यूज़ होंगी, कुछ नॉर्म्स होंगे, स्टैंडर्ड होंगे, उनके तहत ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं। तो इनको तय कौन करता है? एक के ऊपर एक क्वेश्चन निकल के आएगा। अगर इसको आप समझेंगे ना, मतलब जो समाज शास्त्र है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो समझेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है। रोल्स क्या होते हैं? रोल्स डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है, सिचुएशन क्या है, कैसी सोशल सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे स्कूल के लिए टीचर हो गया, लेकिन घर के लिए वो मदर है या फादर है, जो भी पर्सन है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये कैसे डिसाइड होती हैं? ये डिसाइड होती हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ से, यानी कि मानदंडों और मूल्यों से डिसाइड होती हैं। फिर अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो मानदंड और मूल्य है, इनको कौन डिसाइड करता है, इनको कौन कंट्रोल करता है? अब आ जाता है समाज, ठीक है। तो जो समाज में जितने भी मानदंड और मूल्य हैं, उनको डिसाइड करता है, उनको कंट्रोल करता है समाज। और समाज में भी कौन? समाज में 5 उप प्रणाली होती हैं, वो डिसाइड करती है। समाज के भी मतलब आप कंपोनेंट समझ सकते हो, वो डिसाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं? 5 सब सिस्टम कौन से होते हैं समाज के, जो मानदंडों को नियंत्रित करते हैं? तो उनमें आ जाता है, पहला है, हम जानेंगे परिवार के बारे में, ठीक है। पहला कौन होता है? परिवार। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमको पता ही होता है कि परिवार क्या होता है, मौलिक इकाई होता है समाज की। ये पहला विद्यालय होता है बच्चे का फर्स्ट स्कूल, उसका खुद का परिवार होता है, कि शुरुआत में अपने घर से ही तो सीखता है। माता पहली शिक्षक होती है, माता और साथ में परिवार के सदस्य भी, लेकिन हम अगर ऑप्शन आता है तो आप माता टिक करिएगा। मौलिक इकाई जो व्यक्ति और समाज के बीच संस्था को जोड़ने का कार्य करता है। अब ये परिवार क्या है? परिवार एक बेसिक यूनिट होती है, जो व्यक्ति को, ये व्यक्ति है, ये समाज है, इनके बीच में एक रिलेशन बनाने का काम करता है, ये होता है परिवार। अब आ जाता है धर्म के बारे में। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपको 5 ये नाम ही याद हो तो बहुत है, और जो जितना मैंने लिखा है उतना याद कर लीजिएगा। अगर बनते हैं क्वेश्चन तो यहीं से ही बनेंगे। तो अब आता है कि धर्म क्या है। धर्म एक सार्वभौमिक संस्था है, यूनिवर्सल एक इंस्टीट्यूशन है। और एमिल डर्खीम ने लाइन बोली है कि धर्म पवित्र चीज़ों की मान्यताओं की प्रणाली है। जितनी भी पवित्र चीज़ें हैं उनकी मान्यताओं का पूरा एक सिस्टम है धर्म। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है? समाज में धर्म की कार्यात्मक भूमिका है, मतलब फंक्शनल रोल है समाज में। और धर्म का इम्पॉर्टेंट काम होता है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, सामाजिक रूप से नियंत्रण करना। ये धर्म का कार्य किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। अब अर्थव्यवस्था, ये थर्ड पॉइंट हो गया समाज का। यही सारे मानदंडों को कंट्रोल करते हैं। पहला क्या था? परिवार था। दूसरा क्या था? धर्म था। तीसरा है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। कार्ल मार्क्स ने इसे समाज की मौलिक संरचना माना है। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग इस समाज की क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर माना है, जिस पर अन्य संस्था निर्भर करती हैं, क्योंकि इकोनॉमी पे ही तो सब निर्भर कर रहा है ना। तो ये किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। शिक्षा, अब फोर्थ शिक्षा हो गया। शिक्षा भी डिसाइड करता है। शिक्षा के 2 मुख्य कार्य होते हैं। ऐसे तो कार्य बहुत सारे हैं, लेकिन 2 मेन कार्य समाज को लेकर के जो है, या मानदंडों को लेकर के, नॉर्म्स को लेकर के, वो है पहला सदस्यों का समाजीकरण करना, यानी कि जो समाज के मेंबर हैं उनका सोशलाइजेशन करना, अगली पीढ़ी को संस्कृति संप्रेषित करना।
नेक्स्ट जनरेशन तक कल्चर को आगे ले जाना, ठीक है, ट्रांसफ़र करना। सेकेंड इसका काम होता है मानव संसाधन से संबंधित समाज की ज़रूरतों की पूर्ति करना। जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनसे समाज की जो नीड है उनको पूरा करना। कैसे होगा? एजुकेशन के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो ये दो मेन कार्य हो जाते हैं। अब पांचवा है राजनीति। राजनीति के बारे में टी.बी. बॉटममोर ने कहा है कि राजनीति मुख्यतः शक्ति के विभाजन और समाज में सत्ता से संबंध है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप केवल नाम याद कर लेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या जाना हमने कि समाज की 5 सब सिस्टम कौन से, समाज के 5 सब सिस्टम कौन से हैं जो मानदंडों को नियंत्रित करते हैं। तो परिवार है, धर्म है, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, एजुकेशन एंड जो राजनीति। 5th हो गया, खत्म। अब आता है जॉन डीवी। जॉन डीवी का नाम बहुत सुना होगा। क्या कहते हैं? जॉन डीवी कहते हैं विद्यालय क्या है? तो विद्यालय शिक्षक और छात्र या शिक्षक और अभिभावक के बीच कुछ है, मतलब देयर समथिंग बिटवीन टीचर और पीपल, स्टूडेंट या स्टूडेंट एंड गार्जियंस के बीच में होता है, ठीक है। ये हो गया जॉन डीवी की एक डेफिनेशन थी। अब जानते हैं कि हमारे समाज में अनेकता है। अब यहाँ पे एक हेडिंग थी एकता में अनेकता, जो अक्सर सुनते आ रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे अनेकता के क्या लक्षण हैं? जो हमारे समाज में अनेकता देखने को मिलती है उसके लक्षण क्या क्या हैं? तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है हमारा वंश, ठीक। तो वंश के बारे में बी.एस. गुहा ने क्या किया है? बी.एस. गुहा ने 6 प्रमुख जातीय तत्वों को बताया है। कौन कौन थे? 6 के 6 नाम याद कर लीजिएगा। नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, मंगोलॉइड, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी प्रोसेफेलस एंड नॉर्डिक, ठीक है। ये जो वंश है, अब ये क्या है? अनेकता ही तो है ना हमारे समाज में या फिर हमारे पूरे विश्व में। आप देख सकते हो कि इतने तरीके के वंश पाए जाते हैं, इतने तरह के वंश पाए जाते हैं, जिनमें से फर्स्ट 3 प्राचीनता में, पहले 3 जो नेग्रिटो, प्रोटो और मंगोलाइड, ये जो 3 हैं ये सबसे ओल्डेस्ट है। जातियाँ इसी में आ जाता है कि नेक्स्ट है हमारा जातियाँ। डिफरेंट टाइप की जातियाँ पाई जाती हैं। डिफरेंट टाइप के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म पाए जाते हैं। अलग अलग तरीके के समुदाय हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती? अनेकता को दिखाती हैं। अब भाषा के बारे में ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 179 भाषाएँ और 544 बोलियाँ हैं, ठीक है। अब ये क्या है? ये डाइवर्सिटी को तो ही दिखाता है ना। हमारे भारत की भी अगर हम बात करें कि हमारे भारत में क्या चीज़ें हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो अनेकता को दिखाता है, तो वंश हो गया, डिफरेंट तरीके की जातियाँ पाई जाती हैं, धर्म पाए जाते हैं, समुदाय पाए जाते हैं और भाषा भी अलग तरीके की पाई जाती हैं। तो ये अनेकता को दिखाती है। भारतीय संविधान में टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। और अब हम जानते हैं एकता के लक्षण कि यूनिटी के क्या लक्षण है। तो यूनिटी के लक्षण है कि एक राजनीतिक अस्तित्व है। राजनीति में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना, ये पॉइंट ही आपको वहाँ मिल जाएंगे कि भारत में एकता के क्या लक्षण हैं या यूनिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एक राजनीतिक अस्तित्व। भारत में शुरुआत से ही देखा गया, चाहे हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, मिडिवल इंडिया की या मॉडर्न इंडिया की, यहाँ पर राजनीतिक अस्तित्व को लेकर के काफ़ी एकता रहती है, ठीक है। अगर किसी भी क्षेत्र विशेष की बात करें तो वहाँ पर ये देखा गया है कि राजनीतिक रूप से वो एकता बनी रहती है। सेकेंड है भारतीय उपमहाद्वीप की क्षेत्रीय एकता। क्षेत्रीय एकता का मतलब है, जैसे आप ये देखें कि हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये भारत है। भारत के आसपास भी जो ये उपमहाद्वीप में केवल सिर्फ भारत नहीं आता, भारत के आसपास वाला एरिया भी आ जाता है। तो उसमें हिमालय हो गया या फिर जो डिफरेंट रेंजेस हैं, प्लेटिव हैं, ये सारे क्या दिखाते हैं? ये उस क्षेत्रीय एकता को दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समान संस्कृति। यहाँ पे समान संस्कृति में क्या आ जाता है कि समान, जैसे हम लोग क्या होते हैं, घूम फिर के यही बोल देते हैं कि हम लोग भारत का हिस्सा हैं, हम भारत का अंग हैं, या फिर हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ भारत होने के नाते हम एक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक समान संस्कृति देखी जा सकती है। वर्ण प्रणाली एक पॉइंट हो सकता है। ऐतिहासिकता, भारत का जो जितना भी इतना साल पुराना इतिहास है वो बहुत अद्वितीय है, मतलब उसको सांस्कृतिक रूप से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। हिंदू धर्म से बाहर जाति व्यवस्था का अस्तित्व। तो यहाँ पे केवल सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात नहीं होती भारत में, उसके अलावा जो मुस्लिम है उसमें भी कई सारी
जातियाँ हैं और उनका भी अस्तित्व है। तो ये सारी चीज़ें एकता के लक्षण को दिखाती हैं। ये सिर्फ पॉइंट वाइज आप याद रखिएगा, इसमें बहुत डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट अगर मिल जाएंगे तो वहाँ आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है जैविक एकात्मता क्या होती है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्या होती है। समानता और विषमांगता के सम्मान से शिक्षा राष्ट्र निर्माण में सार्थक भूमिका निभाता है, जिसे डर्कीम ने जैविक एकात्मता बोला है। मतलब जो होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी है उसके रिस्पेक्ट से शिक्षा क्या करता है, नेशन बिल्डिंग में, नेशन राष्ट्र निर्माण में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसी रोल को ही, इस पूरे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। किसने बोला है, डर्कीम ने बोला है, या जो भी इनका प्रोनाउंशिएट करते हैं। अब AR देसाई, यहाँ पे इनकी बुक है, उनकी बुक का नाम, यह जॉन डीवी की बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। AR देसाई ने 1976 में बुक लिखी थी, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। जॉन डीवी की बुक का नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आप देसाई जी का याद रखें या ना रखें, जॉन डीवी का ज़रूर याद रखिएगा। स्कूल एंड सोसाइटी 1899 की है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 की, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का सामाजिक कार्य क्या होता है। ये जॉन डीवी के अनुसार है। तो शिक्षा का सामाजिक कार्य है संस्कृति का संचारण करना, जो कि मैंने अभी बताया भी था कि कल्चर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य होता है शिक्षा का। असमानता और विषमता घटाना, जो इनइक्वालिटी है, जो हेट्रोजेनिटी है समाज में, उनको कम करना, ये शिक्षा का कार्य हो गया। ये जो भेदभाव बहुत होता है उनको ख़त्म करना है। एजुकेशन, लोग एजुकेटेड होंगे तभी तो वो भेदभाव कम कर पाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर पाएंगे ना। ये डिस्क्रिमिनेशन देखिए जेंडर बेस्ड भी हो सकता है, या फिर अदरवाइज जो जाति वाला होता है वो भी हो सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन लाना। शिक्षा के द्वारा ही समाज में सोशल चेंजेस लाए जा सकते हैं, सोशल जो सामाजिक गतिशीलता है वो लाई जा सकती है। नवीन ज्ञान का विकास करना, नया ज्ञान डेवलप करना और व्यक्तिगत विकास करना, इंडिविजुअल का भी डेवलपमेंट करना। जैसे अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो आप अगर स्टार्टिंग में देखो और पढ़ने के बाद किसी व्यक्ति को देखो तो काफ़ी चेंज दिखेगा, क्योंकि उसने खुद में भी अपने आप का काफ़ी डेवलपमेंट या विकास कर लिया होता है, ठीक है। तो ये हो गए शिक्षा के सामाजिक कार्य। अब शिक्षा के 3 रूप कौन कौन से हैं, तो शिक्षा के 3 रूप होते हैं, शिक्षा प्रणाली के एजुकेशन सिस्टम के 3 रूप होते हैं, औपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। औपचारिक क्या होता है, अब इनके बीच में डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है, औपचारिक और गैर औपचारिक के बीच में। देखिए ऑपचारिक वो होता है जिसमें प्रॉपर हम स्कूल या जो यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन दी जाती है प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग, और टाइमली एग्जाम होते हैं, उसको औपचारिक हो गया। अनौपचारिक जो हम अपने आसपास से सीखते हैं, ये प्राचीनतम शिक्षा प्रणाली है अनौपचारिक वाली, ठीक है। और गैर औपचारिक जो हो जाती है जिसमें हम डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, मतलब कि इंट्रैक्शन नहीं होता बहुत टीचर और बच्चों में, ऐसा वाला। शिक्षा प्रणाली पर समाज का प्रभाव, तो एजुकेशन सिस्टम पर समाज का, सोसाइटी का क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, आर्थिक प्रभाव पड़ता है और राजनीतिक स्थितियाँ और उनका प्रभाव पड़ता है। मतलब समाज की जो कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं उनका प्रभाव पड़ेगा ऑब्वियसली। आर्थिक रूप से अगर समाज में मतलब अगर आर्थिक स्थिति बढ़िया है तो उसका भी शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा, अगर ठीक नहीं है तभी भी उसका प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक स्थितियाँ और उसका प्रभाव, जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हम जानते हैं सोशलाइजेशन क्या होता है। तो सोशलाइजेशन सीटेड में हम जान चुके हैं, सोशलाइज होता है जिसमें समुदाय एवं परिवार अपने सदस्यों, विशेषता युवा को शिक्षित करता है, नियमों और मूल्यों को मन में बैठाता है। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सोसाइटी क्या करती है, या फिर जो कम्युनिटी है या जो आपका परिवार है, वो विशेषता जो युवा होते हैं, जरूरी नहीं कहेंगे युवा को, या सभी को आप कह सकते हो, सभी को क्या करता है, शिक्षित करता है। उनको किससे शिक्षित करता है, रूल्स से, जो उनके सोसाइटी के रूल्स हैं या जो वैल्यूज़ हैं उनको सिखाता है, उनको मन में बैठाता है कि हाँ ऐसे ऐसे चलना है। तभी तो इंसान सोशल होता है ना, मानव को क्या बोला गया, सोशल प्राणी है। तो इसीलिए बोला गया क्योंकि वो क्या करता है, समाज में स्थापित जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको वो फॉलो करता है। इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है सोशलाइजेशन। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, औपचारिक शिक्षा एंड गैर औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा जो है व्यवस्थित संगठित शिक्षा मॉडल है, मतलब स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज मॉडल होता है, स्कूल और विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाती है।
ठीक है, जो प्रॉपर आप टाइमली एग्ज़ाम होगा या टाइमली आप स्कूल जाते हो फिर आते हो, उनके अकॉर्डिंग ये क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, इसमें छात्रों की उपस्थिति अपेक्षित नहीं है, मतलब छात्र हैं, छात्रों की मतलब ज़रूरी नहीं है कि छात्र प्रेजेंट ही हों। छात्र शिक्षक संपर्क घटाता है, इसमें जो इंट्रैक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट का वो कम होता है। अधिकांश एक्टिविटी संस्था से बाहर होती हैं। ज़रूरत और रुचि के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी जो नीड है, उनका जो इंटरेस्ट है, उनके अकॉर्डिंग इसमें पढ़ाई होती है। और जो लास्ट पॉइंट है, एग्जाम्पल दे रखा है घर आधारित पाठ और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। मतलब मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जो डिस्टेंस लर्निंग होती है, जैसे इग्नू वगैरह हो गया, वो इसी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इग्नू की स्थापना कब हुई थी। थोड़ा सा सर्च कर लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, और अदरवाइज़ ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और एक और बात, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा तेज़ बोलती हूँ, जल्दी बोलती हूँ, तो प्लेबैक स्पीड स्लो कर लिया करें, और मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम बचा सकूँ। और अगर धीमे बोलती हूँ तो प्लेबैक स्पीड बढ़ा लिया करें। तो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लिया करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू।